बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता, फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 15। अब मैं इनके जनाजे को कांधा नहीं देना चाहता था। तो नफ्स और गरूर का इतना बोझ लेकर जा रही थी कि मैं बोझ अपने कांधे पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता मैं इनके हाथ से बहुत कुछ लुटवा सकता था। वो अपनी ज़िंदगी के तमाम ढके छुपे राज खोल देती, ये इतराफ़ कर लेती कि उन्होंने चचा जान की दामाद को कैसे ठेस पहुँचाई, किस तरह जवान लड़कों से ऐश करती थी। लेकिन मैंने एक बदकार औरत की इज्जत रख ली, ऐसी औरत जो अपने फरमाबरदार खावंद को हलाक करना चाहती थी। इसके लिए सजाए मौत काफ़ी थी, खस कम जहाँ पाक। लिहाजा मैंने एक दिन के लिए शहर से बाहर जाने का इरादा कर लिया। लिबास तब्दील करते वक्त मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर के बाद चचा जान नाश्ते के लिए अपनी मुर्दा बेगम को आवाज़ देंगे। हो सकता है वो उनके कमरे में आए और इनकी लाश को देख लें, फिर मातम शुरू हो जाए। पुलिस को इतला दी जाएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई के लिए इनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए अभी लाश को कब्र तक पहुंचने के लिए बहुत पहले कितने मरहलों को तय करना था। लिबास तब्दील करने के बाद मैंने ज़मीनों के कागजात की फ़ोटोस्टेट कापियाँ सेफ से निकाली, कुछ नोटों की गुड़िया जेब में रखी। फिर फूफी के पास आकर कहा, मैं पिंडी जा रहा हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। मेरी बात सुनकर जरीना ने कहा, मैं भी पिंडी जाऊँगी। सुना है कि वहाँ इस्लामाबाद के नाम से नया शहर बसाया जा रहा है, मुझे भी ले चलो, मैं शहर देखूँगी। मैंने जवाब दिया, जब इस्लामाबाद मुकम्मल तौर से आबाद हो जाएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा, बल्कि इस वक्त तुम ज़हीर से शादी भी हो जाएगी, वही तुम्हें ले जाएगा। ज़हीर की बात पर उसने सर को झुका लिया। ज़हीर के नाम पर ना तो वो नफ़रत का इज़हार करती थी, ना मोहब्बत का। इसकी आरज़ू ये थी कि उसकी अपनी एक बहुत बड़ी कोठी, वो घर घूमने फिरने के लिए कार और हज़ारों लाखों रुपए कमाने वाला खावंद हो। इसलिए वो ज़हीर के नाम पर खामोशी से सर झुका लेती थी। मैं पुप्पी से बातें करता हुआ कोठी के बाहर आया और अपनी कार में बैठ गया। अपनी कार में बैठ गया। फिर सर घुमाकर चचा जान की कोठी की जानब देखा। वहाँ खामोशी छाई थी। अभी तक किसी को चची खुदकुशी का इल्म नहीं था और वहाँ से रोने पीटने की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। कोई मुलाजिम दौड़ता हुआ हमारे यहाँ भी इतला देने नहीं आया था। मैंने पुप्पी से पूछा कि आप चचा जान के यहाँ जाएंगी? हाँ, अभी सोच रही थी, थोड़ी देर वहाँ जाऊँगी, बैठ कर आ जाऊँगी। मैं नहीं चाहता था कि पुप्पी ऐसे वक्त वहाँ जाए। मुनासिब यह था कि पहले चचा जान को अपनी बेगम की मौत की इतला होती, उसके बाद वो पुप्पी को अपने गम में शरीक होने के लिए बुलाते। मैंने कहा, पुप्पी जान, अभी वो लोग नाश्ता कर रहे होंगे, खाने पीने के वक्त किसी के यहाँ जाना मुनासिब नहीं, आप कम से कम 2 घंटे बाद जाएँ। उन्होंने मेरी बात मान ली। मैं कार स्टार्ट करने के बाद कोठी के आते से बाहर आया, फिर चचा जान की कोठी की जानब देखने लगा। बगैर तेज़ी से ड्राइव करता हुआ शाह कोट की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि मेरा ख्याल था कि गजाला या इसके मामू ने पिछली रात 1,25,000 चुराए हैं और दोनों एक साथ पिंडी गए। मुझे वो रकम इनसे छीन कर ले आना चाहिए। फिर मैंने सोचा, चची जान की मौत की इतला मिलते ही वो सब लाहौर आएंगे, मैं इनसे इसी शहर में निपट लूँगा। अभी मुझे एक दुश्मन से और निपटना था, वो था पटवारी, जिसने चचा जान से मिलकर मुझे धोखा दिया था। मेरे दादा मरहूम की वसीयत को बदलकर हुकूमत बरतानिया के जाली दस्तावेज़ात तैयार किए थे, जिनकी रूह से चचा जान शाहकोट की ज़मीनों के मालिक बन बैठे थे। शाहकोट से मैं 5 मील के फासले पर मेरे वालिद मरहूम की तमीर की हुई हवेली है, जिसके अतराफ हमारी ज़मीनें फैली हुई हैं। जब मैंने हवेली के सामने अपनी कार रोकी, वहाँ शादियाने बज रहे थे। खुले मैदान में देखे चूल्हों पर चढ़ी हुई थी। पता चला कि बूढ़ा पटवारी किसी जवान छोकरी से शादी रचा रहा है। चूँकि वो पटवारी था, इसलिए आसपास के बड़े बड़े ज़मींदार उसकी शादी में शरीक होने आए हुए थे। मैं अपनी कार से बाहर आया, सब के सब मुझे और कभी मेरी कीमती कार को देखने लगे। इन ज़मींदार साहब मुझे बचपन में देखा होगा, इसलिए मुझे नहीं पहचानते थे। मैंने कहा,
मैं तैमूर अली मरहूम का हूँ। सुना है मेरे चचा नासिर अली ने ये हवेली पटवारी को रिश्वत के तौर पर दी है। वो रिश्वत कहाँ है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। वो रिश्वतखोर कहाँ है? मैं पटवारी की शान में गुस्ताखी कर रहा था। कुछ जिम्मेदारों को हैरानी हुई, कुछ जरे लब मुस्कुराए, लेकिन दो चार जरा तैश में आ गए। एक ने कहा, जरा तमीज से बात करो साहबजादे, ये शहर नहीं है, पिंड है। अकड़ दिखाओगे तो तुम्हारी लाश ही यहाँ से वापस जाएगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेशक पिंड है। पिंड के लोग दलेर होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, किसी की बेईमानी बर्दाश्त नहीं करते। अगर मैं करूँ तो पटवारी बेईमान है, तो तुम किसका साथ दो, बेईमानी का या ईमानदारी का? वो सोच में पड़ गए। सभी जानते थे कि पटवारी बेईमान है और जिस हवेली पर कब्जा जमाए हुए है वो मेरे वालिद मरहूम की है। आप सब यहाँ पुराने बाशिंदे हैं, अपने आबा अजदाद के ज़मानों से ज़मीनों का रत्ती रत्ती का हाल जानते हैं। कौन सी ज़मीनें किसकी मलकियत है आप भी जानते हैं। मेरे वालिद बरसों ज़मीनों के माल को मुख्तियार रहे थे। उनकी वफात पाते ही चचा जान पटवारी से साजबाज की। पटवारी ने ज़मीनों के जाली दस्तावेज़ात तैयार किए, चचा जान को यहाँ का और मालिक बना दिया। ये तमाम बातें आप सब की अच्छी तरह जानते हैं। एक ज़िम्मेदार ने नरम लहजे में कहा, बेटा फरहाद, हमारे जानने या जानने से कुछ नहीं होता। अपनी मलकियत जो साबित करता है वही ज़मीनों का मालिक होता है। हम बूढ़े पटवारी की बूढ़ी गुराहट सुनाई दी। दरवाजे पर वो खड़ा था, मेरी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, तो फिर यहाँ बकवास करने आ गए? पहले जब आए थे चाहता था मैं सुबह चप्पलें मारी थी, बदन पर मामूली सा कपड़ा नहीं था, टूटी हुई चप्पल थी। अब तो सूट बूट में पहचाने नहीं जाते, मजाज भी बदल गया। अब कहो तो मैं मजाज बदल दूँ? मैंने जेब से दस्तावेज़ात की फ़ोटो कापियाँ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले इसे एक नज़र देख लो, फिर इस शादी को भूल जाओगे और बर्बादी पर रोगे। क्या है ये? उसने एक झटके से कागजात को लिया और उसे पढ़ने लगा। यूँ भी उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो बूढ़ा तजर्बाकार था। पटवारी ने अदालती कागजात को सूंघ कर ही पता चल गया था कि ये क्या है, और वो बता सकता था कि ये असल है या जाली। इन्हें सरसरी नज़रों से देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं फ़ौरन उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो अपनी बदहवासी को छुपाने के लिए यूं ही कागजात पर नज़रें जमाए हुए था ताकि देखने वाले ये समझे कि वो पढ़ रहा है, लेकिन वो सोच रहा था, ये तो असली दस्तावेज़ात की कापी है। यह दस्तावेज़ात फरहाद के हाथ कैसे लगी? नासिर अली ने तो कहा कि इन्हें जला डालेगा, मगर अब तो ये मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल देंगे। ये फरहाद भी अब मुफलस और कलाश नज़र नहीं आता। ये कीमती गाड़ी, कीमती सूट, ये रोब और दबदबा इसके ललकारने का अंदाज़ बता रहा है कि मुझे अदालत तक घसीट कर ले जाएगा। ओह, मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। आज मेरी शादी है और ये बर्बादी के लिए आ गया। मगर अभी मुझे अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करना। यह जवान लड़का है, मुझसे ज़्यादा कानूनी हेरा फेरी नहीं जानता। इस पर धौंस जमा कर काम निकालना होगा। ये सोचकर उसने दस्तावेज़ात को हकारत से मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और इन कागज़ के टुकड़ों से मुझ पर रोब जमाने आए हो। ये जाली कागजात हैं, असल वही हैं जो नासिर अली के पास है। मैंने दस्तावेज़ात वापस लेते हुए कहा, कल से मैं कोई कानूनी कार्रवाई शुरू कर दूँगा। इससे पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें इतला दूँ ताकि तुम्हारे दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाए। अब ये शादी भी खाना बर्बादी हो जाएगी। तुम आंखों से देख रहे हो कि मैं कलाश नहीं हूँ, परसों तक मुकदमा लड़ सकता हूँ। ये कहकर मैं वापस जाने के लिए पलट गया और कार का दरवाज़ा खोलने लगा। इसने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, ठहरो, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दुश्मनी करो। मेरे साथ हवेली में चलो, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने कार का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, जो कुछ कहना है यहाँ इन मुअज़्ज़ज़ आदमियों के सामने कहो। तुम्हारी वजह उसने चिपकर गर्दन झुका ली। मैंने पूछा, कौन है? इन मुअज़्ज़ज़ आदमियों के सामने कहोगे तो तुम कुछ छोटे नहीं पड़ जाओगे। दुनिया वालों के सामने बचपन से गरीबी, मुफ़्ल और ज़िल्लत रसवाई की ज़िंदगी में गुजारता आया हूँ। मेरे बाप के दौलत पर ऐश करने वाले मुझे लात जूते मारकर गालियाँ देते रहे हैं। इन लात जूतों में तुम्हें भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। एक ज़िम्मेदार ने मुझसे इल्तिजा की। फरहाद, पटवारी साहब तुमसे तनाही में बातें करना चाहते हैं, आखिर सुन लेने में क्या हर्ज है? मैं जानता हूँ ये तनाही में क्या कहेगा। ये अपनी पगड़ी मेरे कदमों में रख देगा और मुझसे अदालत तक न जाने की इल्तिजा करेगा, क्योंकि नासिर अली के नाम जाली दस्तावेज इसने खुद तैयार किए हैं और मेरे दादा जान की तरफ से जाली दस्तखत भी किए हैं, एक बड़ी रकम के लालच में और अपने असर रसूख के कमांड में।
सोचा था कि फराज जैसा बच्चा उसे अदालत में चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैं बेबस और बेसहारा था। मुकदमेबाजी के लिए मेरे पास दौलत नहीं थी, लेकिन अब मेरी तकदीर बदलते देखकर इसे अपना बुरा अंजाम नजर आ गया। अगर आप लोगों के सामने ये अपना हर जुर्म तस्लीम कर ले तो मैं हवेली में जाकर इसकी बातें ज़रूर सुनूंगा। तमाम लोग पटवारी को नजरवालिया नज़रों से देखने लगे। वो सब के सामने अपने जुर्म का इकरार करते हिचकिचा रहा था। उसने मेरे करीब होकर आजिज़ी से धीमी आवाज़ में कहा, फरहाद, खुदा के लिए मेरी इज्जत रख लो। पहले हवेली में चलकर मुझसे बात करो, फिर जो कहोगे मैं वही करूँगा। मैंने उसके नदामत से मुरझाए हुए चेहरे को देखा। उसकी आंखें भीगने लगी थी। मुझे इस पर तरस आ गया। जो भी मुकदमाबाजी के लंबे चक्कर में पड़ने की बजाय सुलह सफाई से काम निकालना चाहता था। मैंने धमकी देते हुए कहा, अच्छा चलो, मगर ये ना समझना कि मैं तुम्हारे किसी फ्रेम में आकर कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। वो तो मैं हर हाल में तुम्हें अदालत तक घसीट कर ले जाऊँगा। चलो। वो सर झुकाए मेरे साथ चलता हुआ हवेली की बैठक में आया, फिर दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फराद बेटे, मैं मुजरिम हूँ। मैं जानता हूँ जाली दस्तावेजात मुकम्मल करते वक्त इसमें एक ऐसी गलती रहेगी जिसे तुम भी नहीं जानते, लेकिन अदालत में वो गलती छुपी नहीं रहेगी। मुझे इस बुढ़ापे में जेल जाना होगा। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम बूढ़े हो चुके? हाँ, मुझे एहसास है। मैं तुम्हारे चचा का हम उम्र हूँ। हाँ, और इतने बूढ़े होकर शादी कर रहे हो। कौन है बदनसीब औरत? औरत है या लड़की है? उसने झुक कर गर्दन झुका ली। फिर मैंने पूछा, कौन है? वो किसी खाते पीते घर की लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। वो गरीब और मजबूर लड़की होगी। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? उसने इकरार में सारा लाते हुए हलाया और सोचने लगा, ये मेरे सामने का बच्चा कितना चालाक हो गया। फौरन ही समझ गया कि वो कोई गरीब और मजबूर लड़की होगी, लेकिन इसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कोई शादी के लिए राजी नहीं है। मैं इसे शादी करने की शर्त पर इसके बाप का कर्जा माफ़ कर रहा हूँ। ये बात उस लड़के को मालूम होगी तो ख्वाह बख्वाह रखना अंदाजी करेगा। इसे अपने मामले की बात तय करने के लिए यहाँ से चलता कर दूंगा। इसके ख्यालात पड़ते ही मैंने पूछा, क्या लड़की बहुत खूबसूरत है? हाँ, मैं तो दस्तावेज की बातें कर रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ जो तुम्हारा हक है वो मैंने बात काट करता। हक बहकदार रसीद, मेरे पास असली दस्तावेजात मौजूद है। मैं सिलसिले में तुमसे निपट लूँगा। अभी लड़की की बात करो। क्या तुम इतना नहीं समझते कि मैं जवान हूँ और मुझे ऐसी लड़कियों के जिक्र से दिलचस्पी होगी? वो सोचने लगा, हाँ, मैं आजकल के जवान लड़कों की इस कमजोरी को भूल गया था। मुझे फरहाद की हुस्न परस्ती से फ़ायदा उठाना चाहिए। उसने खुशामदाना लहजे में बतीसी निकाल कर कहा, ही, तुम एक लड़की की बात करते हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। तुम जब भी आओगे तुम्हें यहाँ नई खुराक मिलेगी। बस मुझे अपना गुलाम समझो। मुझे एक बार माफ़ कर दो। वादा करो तुम कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे। फिर मेरा नाम ज़मीनों के मालिक की हैसियत तुम्हारे रजिस्टर पर कैसे आएगा? यह काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तुम्हारे चाचा ये ज़मीनें तुम्हारे नाम लिख देंगे। अदालत से हुक्म जारी होते ही तुम्हारा नाम रजिस्टर पर आ जाएगा। इस तरह मेरी इज्जत भी रह जाएगी और तुम्हारी ज़मीनें भी तुम्हें वापस मिल जाएंगी। हाँ, ये लंबा चक्कर है, मगर मैं 2 शराइत पर इसे मंजूर करूँगा। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो क्या कहना चाहते हो? पहली शर्त यह है कि ज़मीन मेरे नाम होते ही तुम ये इलाका छोड़कर चले जाओगे, वरना तुम्हारी सूरत देखकर मेरे दिल में इंतकाम की ख्वाहिश भड़कती रहेगी। मुझे मंजूर है। मैं बरसों की इज्जत को बहाल रखने की खातिर यहाँ से चला जाऊँगा। दूसरी शर्त यह है कि तुम शादी नहीं करोगे। हाँ, वो मुखला कर मुझे तकने लगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं? मैंने पूछा। उसने अजय से कहा, बेटे, कोई दूसरी शर्त पेश कर दे। मेरी इज्जत का ख्याल करो। आसपास के तमाम जिम्मेदार मेरी शादी में शरीक होने के लिए आए हैं। ऐन वक्त पर इनकार करूँगा तो मेरी बड़ी रसवाई होगी। साहब पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह तुम्हारी काफ़ी बेइज्जती होगी, लेकिन मेरी मानो तो यहाँ से अदालत तक तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। खुद फैसला करो तो 2 में से कौन सी बेइज्जती पसंद करोगे। बेटा, मुझ पर तरस खाओ। कोई जानबूझकर अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता। तुम उससे भी बड़ी कोई शर्त पेश करो, मैं उसे मान लूँगा। नहीं, जो कुछ मुझे कहना है वो मैंने कह दिया। फौरन अपना फैसला सुनाओ, वरना मैं यहाँ से जाता हूँ। नहीं बेटे, मुझे कुछ सोचने की मोहलत दो। मोहलत नहीं दे सकता, मशवरा दे सकता हूँ, और मशवरा यही कि शादी से इनकार कर दो। जरा अकल से काम लो। बाहर जाकर कह दो कि तुम्हारा ज़मीर जाग उठा है। तुम एक कुंवारी लड़की को बीवी बनाने की बजाय उसे बेटी बनाना चाहते हो, क्योंकि इस उम्र में तुम उसके बाप के बराबर हो।
لوگ تمہاری مذاق بلکہ ان کی نظروں میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگا، کیا مصیبت ہے، شام کو نکاح ہونے والا تھا اور ابھی بیٹی کہہ دوں، کیسی عجیب سی بات ہے، یہ لڑکا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں سب سمجھتا ہوں، اس لڑکی پر اس کی نیت خراب ہے، اس لیے تو پوچھ رہا تھا وہ خوبصورت ہے یا نہیں۔ کمبخت حسن پرست ہے، ہاں ایک صورت ہے، اگر دل بہلانے کے لیے لڑکی اسے مل جائے تو یہ اپنی دوسری شرط بدل دے گا۔ یہ سوچتے اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ بہت حسین ہے، ایک دم 16 برس کی، تم دیکھو گے تو بس دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تم نے اسے نہیں دیکھا ہے، پھر بھی تم جوان ہو، تمہارا دل اس پر آ گیا ہے، تم میری بات مانو۔ تمہیں میں صحیح بات بتاتا ہوں، تم اس کے ساتھ سواگ رات بنا لو، اس طرح تمہاری خوشی پوری ہو جائے گی اور میری عزت بھی رہ جائے گی۔ میرے جی میں آ کے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کر